मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और ना जाने प्यारे बच्चों, इस क्लास के लिए कितना आप लोगों ने इंतजार किया है, कितना बच्चों बेसब्री से पलके बिछाकर आप लोग बैठे थे कि सर कब से अपना क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है, अपना क्लास कब से स्टार्ट होगा। बहुत ज़्यादा आप लोग प्यारे बच्चों इंतजार में थे। खैर, आज अपना इंतजार पूरा हो गया और हम सभी लोग प्यारे बच्चों क्रैश कोर्स की पहली क्लास में पहुंच चुके हैं और यहाँ से बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप सभी को। एक बार जल्दी से आप लोग मुझे बताइए, आप लोग कैसे हैं? क्या आपको मेरी आवाज़ बहुत अच्छे से सुनाई दे रही है? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं बच्चों? एक बार जल्दी से बताइए, यस और नो। क्या आप लोग मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं? सब कुछ बढ़िया है और पहले क्लास में सब कुछ आपको अच्छे से दिख रहा है। मेरे बच्चे लोड नहीं ले पा रहा है कि कितने बच्चे जुड़े हैं सेशन में। चलिए, आप सभी को मेरी तरफ से मेरे बच्चे, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। और एक बड़े, बहुत ही बड़े प्यारे बच्चों, एक युद्ध की तैयारी में आप लोग जुड़ रहे हैं। तो आप सभी को गुरु होने के नाते आप सभी को ढेर सारा मैं आशीर्वाद देता हूं कि भाई आप लोग अच्छे से मेहनत करना, पूरे क्रैश कोर्स में अपना दमखम दिखाना, अच्छे से मेहनत करना। और जो उम्मीद के साथ आप इस क्रैश कोर्स में जुड़े हैं, जिस भरोसे के साथ जुड़े हैं, उसको आप लोग पूरा जरूर 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 करना। प्यारे बच्चों, तो चलिए, जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, आज प्यारे बच्चों होने वाला है क्रैश कोर्स बच्चों शुरू हो रहा है हिंदी का। और यहाँ पर लिखा है क्लास 12th हिंदी और यहाँ गद्य खंड लिखा है चैप्टर नंबर 1। बातचीत चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और वन शॉट होगा, यानी एक ही चैप्टर में बच्चों हम, मतलब एक ही क्लास में हम लोग चैप्टर को भी पढ़ेंगे, सब कुछ हो जाएगा, है ना। और इंटर वाले बच्चों के लिए है। तो सबसे पहले हमने एक पोल किया है और आपसे पूछा है कि हाउ इज द जोश, आपके अंदर कितना जोश है। जहां आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं वहीं पर एक प्यारा सा पोल होगा और आप लोग उस पोल में जवाब दीजिए मुझे, आपका जोश हाई है या आपका जोश लो है। माउस देना छोटे, है ना। जल्दी से आप सभी लोग अपना जोश बताइए कि आपका जोश हाई है या लो है। मात्र 10,000 बच्चों ने अभी तक अपना जोश बताया है कि सर एकदम हाई चल रहा है, हाई चल रहा है। और प्यारे बच्चों, जोश हाई होना चाहिए। और पहला क्लास है तो थोड़ा परिचय भी हम लोग का होगा। उसके पहले आप इस सेशन को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, जितना ज्यादा हो सकता है इस सेशन को शेयर कीजिए। अभी मैं देख रहा हूं लगभग 12,000 बच्चे जुड़े हैं। और अगर बच्चों 12,000 बच्चे अगर एक एक विद्यार्थी को भी शेयर करके जोड़ेंगे तो 12-12 कितना होता है? 24। अरे नहीं 24 तो कम से कम 20,000 तक तो संख्या आप लोग की पहुंच सकती है मेरे बच्चे। कम से कम 18-20,000 तक तो मामला पहुंच सकता है। एक बार पूरा दम लगा दीजिए आप सभी लोग, 14,000 लगभग जुड़े हैं। एक बार आप सभी लोग दम लगा दीजिए और प्यारे बच्चों 20,000 के आसपास बच्चों को कम से कम पहुंचाना है ना। चलो 2,000 और कम कर देते हैं, कम से कम 18,000 प्लस तो होना ही चाहिए। आइए सब लोग शेयर कीजिए बच्चों बहुत स्पीड में। और सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं, फिर अपना परिचय होगा सबका। गणेश जी का आशीर्वाद बच्चों सब लोग ले लीजिए। श्री गणेशाय नमः। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने बताया था कि जिसकी मेहनत में होती है जान, जिसकी मेहनत में होती है जान, वही लिखता है एक दिन सफलता पर अपना नाम। तो प्यारे बच्चों शुरू तो सब कोई कर रहे हैं, है ना। रेस जब होता है तो दौड़ना स्टार्ट सब लोग करते हैं, पर प्यारे बच्चों कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो सही समय पर अपने मंजिल तक पहुंच पाते हैं। तो अब देखिए कि आप लोगों में कौन कौन अपने मंजिल तक पहुंच पाते हैं। ये अब तो एक विषय होगा, एक देखने का विषय होगा। चलिए अब प्यारे बच्चों सबसे पहली बार हम लोग क्लास में जुड़ रहे हैं तो एक दूसरे का परिचय होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं यहाँ पर जो नए नए स्टूडेंट जुड़े हैं। तो परिचय में आप लोग अपना नाम और आप कहाँ से इस क्लास में जुड़े हैं वो लिख करके भेजेंगे। ऑफलाइन में होते तो आपको हम खड़ा कर करके पूछते आपका नाम क्या है भैया, आप कहाँ से हैं। ऑनलाइन में आप लोग अपना बस परिचय दीजिए ना कमेंट बॉक्स में कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से देख रहे हैं। पहले बच्चे का परिचय आ चुका है, मेरा नाम बबन कुमार यादव है सर। सर हम पूरे फाउंडेशन बैच पढ़े हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है बच्चों। अनीशा कुमारी एक बच्ची का नाम है, मुकेश कुमार जी एक बच्चे का नाम है, भोजपुर से राहुल भाई देख रहे हैं, समस्तीपुर से भी कुछ बच्चे हैं।
ठीक है, ये आप लोगों का परिचय है और मेरे परिचय के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। प्यारे बच्चों, मेरा नाम संजय कुमार है, ठीक है ना। मेरा नाम क्या है बच्चों? संजय कुमार है। और मैं, प्यारे बच्चों, ऐसे मेरा जन्म बिहार के कटिहार जिले में हुआ है और अभी बच्चों मैं मानता हूं कि पूरा बिहार ही अपना परिवार है, क्योंकि बच्चों पहले मैं कटिहार के बच्चों को पढ़ाता था, अब मैं पूरे बिहार के बच्चों को पढ़ाता हूं, तो पूरा बिहार ही अपना परिवार है, खुद का परिवार अपना हो चुका है। और दूसरी बात प्यारे बच्चों, मैं 2015 यानी मैं अपना 10th पास बच्चों 2014 में किया हूं और वर्ष 2015 से मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, यानी कि जब मैं 11th क्लास में था तभी मैं 10th वाले बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। ऑनलाइन में बच्चों मैं 2020 से पढ़ा रहा हूं। अगर क्लास 12th हिंदी की बात करें, 12th हिंदी की बात करें, गुरुदेव आप कब से पढ़ा रहे हो, तो आई थिंक ये मेरा चौथा होगा बच्चों ना, यानी कि बच्चों चौथा बार ये होगा, मतलब 4th सेशन हमारा होगा जब मैं बच्चों हिंदी को पढ़ा रहा हूँ। तो मैं पिछले 4 वर्षों से हिंदी पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग मेरा परिचय जान गए, आप लोगों का परिचय जो है तो वो है बच्चों, क्योंकि इतने संख्या में आप लोग 16,500 बच्चे हैं। अब ये 16,500 बच्चे का परिचय हम कैसे जान पाएंगे? ठीक है, तो आप लोगों का परिचय यही है कि आप विद्यार्थी जी हैं और बहुत उम्मीद के साथ, बहुत भरोसे के साथ मेरे पास पढ़ने आए हैं। बोलो, यही परिचय अच्छा है ना, कि आप सभी लोग विद्यार्थी जी हैं, आप सभी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत मासूम हैं अभी आप लोग। हमसे बहुत छोटे हैं आप लोग। जैसे मान लीजिए 2016 में हम मैट्रिक पास, इंटर पास किए हैं और आप लोग 2026 में पास करेंगे, तो 10 साल हमसे छोटे हैं। तो आप लोग को हम छोटा भाई कहते हैं, बहुत मासूम हैं आप लोग, नटखटी हैं। अच्छे से पढ़िएगा, हम यही आप लोग को सलाह देंगे। प्यारे बच्चों, थोड़ा कम ही पढ़ना है लेकिन कंटिन्यू पढ़ना है। बोलो, कैसे पढ़ना है? ऐसा नहीं कि एक दिन हुमच के पढ़ लिए और 10 दिन सो गए। तो मेरे बच्चे, जो मेहनत होनी चाहिए वो कैसे करना बच्चों? लगातार मेहनत करना। हाँ देखो, तबीयत सबका खराब होता है, कभी उतार चढ़ाव जीवन में सबका आता है, पर एक चीज नहीं छोड़ना, लगातार मेहनत करना। चलिए अच्छा, किस भरोसे से हम लोग क्रैश कोर्स में जुड़े हैं, किस उम्मीद को लेकर आप क्रैश कोर्स में जुड़े हैं, एक बार अपना उम्मीद हमें बताइए अपना, है ना। मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, अगर आप टॉपर वेरिफिकेशन तक पहुंचने के लिए क्लास में जुड़ गए हैं, तो टॉपर वेरिफिकेशन तक पहुंचने के लिए लगभग आपको 460 नंबर लाना पड़ेगा, तब आपको पटना बुलाया जाएगा टॉपर वेरिफिकेशन में। अगर आप रैंक में आना चाहते हैं कि संजय सर टॉप 5 में, क्योंकि टॉप 10 तो इसमें होता नहीं है, इंटर में टॉप 5 होता है, टॉप 5 तक अगर आपको लाना है तो इसके लिए आपको लगभग 470 नंबर के आसपास लाना पड़ेगा। 470 नंबर अगर आप लोग लेकर आ जाएंगे तो आप लगभग टॉप 5 में आ जाएंगे। तो मैंने क्या बोला कि जो इंटर में होता है वो टॉप 10 नहीं, टॉप 5 तक ही होता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, टॉप 5 तक होता है, ठीक है। और यहाँ पर अलग अलग, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 18,000 बच्चे जुड़ गए, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं बच्चों। आप सभी बच्चों का मैं ये प्यार मैं कभी नहीं भूलूंगा, आप लोगों का जो आप लोगों ने मेरे प्रति दिखाया है। और हाँ, दूसरी बात है कि आज बच्चों चलिए, तो ये है, आप इसमें अच्छे से पढ़िएगा, मन लगाकर पढ़िएगा। हम आप लोग को कहे थे कि हर विषय का नोटबुक कम से कम आपको अलग अलग ले लेना है। अगर नोटबुक ले लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं लिए हैं नोटबुक खरीद लीजिएगा। और देखिए, आप लोग का और भी विषय शुरू हो गया है प्यारे बच्चों। आज आप लोग का हिंदी शुरू हुआ, साइंस के जो बच्चे हैं उनके लिए कल क्या क्या होगा, तो कल आपका मैथ हम शुरू करेंगे 10 बजे और फिजिक्स वाले सर शाम को क्लास लेंगे। तो 2 क्लास कल आप लोग का और शुरू होगा। उसके बाद परसों अगर हम देखें तो केमिस्ट्री और इंग्लिश, यानी परसों तक में लगभग आपका क्लास शुरू हो जाएगा। तो कब तक आपका सब क्लास शुरू होगा बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में सब लोग, कब होगा? तो परसों तक में आप लोग का क्लास शुरू हो जाएगा। चलिए, आर्ट्स में भी इसी तरह से बच्चों, अभी है ना, आर्ट्स में आज आपका हो गया था ज्योग्राफी और हिंदी आज हो गया और फिर धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। तो आइए बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं अब धीरे से। और देखिए, ये है ना, ये 10th वाले बच्चों का महा टेस्ट होने जा रहा है, बिहार का सबसे बड़ा टेस्ट। तो क्या आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों का महा टेस्ट हो? क्या आप लोग भी चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा टेस्ट हो जहां बिहार के सभी प्रतिभाशाली बच्चे जुड़े और अपने प्रतिभा को दिखाएं? क्या आप लोग चाहते हैं कि ऐसा एक टेस्ट होना चाहिए? तो मेरे बच्चे एक प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी, हम लोग भी चाहते हैं कि एक बिहार में 12th लेवल पर एक ऐसा टेस्ट होना चाहिए जहां लाखों बच्चे जुड़ करके अपनी प्रतिभा को दिखाएं और उसमें से कुछ बच्चे का रिजल्ट टॉप पर आ जाए। अभी 10th का कल होने वाला है, जो भी छोटे भाई बहनों में बता दीजिएगा, आप लोग कर लेंगे। आइए मेरे बच्चे, तो हमारा जो सिलेबस है, आर यू रेडी? आप सभी लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं सर, बहुत पहले से।
चलिए हम लोग को चैप्टर कितने पढ़ने हैं हम आपको थोड़ा सा हिंदी में बता देते हैं, है ना, कि हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे। मेरे बच्चे चैप्टर हम लोग को कुल कितना पढ़ना है, तो संजय सर कुल हम लोग को चैप्टर जो पढ़ना है मेरे बच्चे 26 गो चैप्टर पढ़ना है, और एक दिन में आपको हम लोग प्रतिपूर्ति पढ़ा देंगे, है ना, प्रतिपूर्ति भी पढ़ना है, याद है ना, आप लोग को याद दिलाए हमको, बोलिए तो कोई याद दिलाए हमको कि सर प्रतिपूर्ति भी पढ़ना है ना, तो प्रतिपूर्ति भी पढ़ना है एक दिन, ठीक है ना, तो एक दिन प्रतिपूर्ति पढ़ाएंगे, यानी टोटल यहाँ 27 गो क्लास हम आपको क्रैश कोर्स में बुक कर लेंगे। ग्रामर का अगर हम बात करें तो ग्रामर का मिनिमम बच्चों हम आपको 23 क्लास लेंगे, तो 27 और प्लस में 23 यानी क्रैश कोर्स में कुल आपका जो क्लास होने वाला है हिंदी विषय में उसकी संख्या याद कर लीजिए आप लोग 50 होगा। और दूसरी बात है कि जिस दिन हमारा जो चैप्टर का क्लास होगा, यानी जो भी क्लास आज होगा बच्चों, तो हम इसका टेस्ट भी लगवाएंगे, इसका नोट्स भी देंगे। तो हिंदी में आप टेंशन मत लीजिए, दो चीज को लेकर टेंशन मत लीजिए, टेस्ट को लेकर के और नोट्स को लेकर के, क्योंकि पहले हम नोट्स बना लिए हैं, उसके बाद हम आप लोग का क्लास ले रहे हैं, और बाकी जो फुल बैच में नोट्स बचा हुआ है वो भी नोट्स आप लोगों को हम बहुत जल्दी दे देंगे। मेरा जो हिंदी वाला टाइपिस्ट था ना, वो कहीं परीक्षा देने चल गया था, इसलिए मामला आपका फंसा है, पर ये आप लोग का आसानी से हो जाएगा। दूसरी प्यारे बच्चों अगर हम बात करें कि पढ़ाने का तरीका हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, हम यही रखने वाले हैं। पहला रखने वाले हैं एक चैप्टर गद्य खंड से होगा, बोलना हाँ या ना। दूसरा हमारा काव्य खंड से होगा, और फिर बच्चों व्याकरण होगा। क्या यही तरीका सही है? एक बार बस आप लोग हाँ बोल दीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं। एक बार जल्दी से बोलो सर आपने वोट दिया। हमारे जिले में भी वोट नहीं हुआ है बच्चों, एक चैप्टर छूट गया है सर। हाँ उसको हम कवर कर देंगे। जल्दी बताओ, है ना। हिंदी में सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है? कोई चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, हिंदी में सब चैप्टर को पढ़ना है। आप बस मेरे ऊपर इतना भरोसा कीजिए कि किसी भी चैप्टर को हम कठिन होने नहीं देंगे। हर चैप्टर आपको बहुत मजेदार लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो इसके विषय में एक गद्यखंड, एक काव्यखंड, एक ग्रामर, इस तरह से जब क्लास चलेगा तो बहुत बेनिफिट होगा। उसके बाद देख लेंगे, अगर नहीं होगा तो ग्रामर, मतलब या तो ग्रामर शायद छूटा भी है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, एक चैप्टर बुक का, एक चैप्टर ग्रामर का, ऐसा कर दें। बोलो ये वाला बताना तो कैसा होगा, एक चैप्टर बुक का और एक चैप्टर ग्रामर का। इसमें जल्दी बोलो ये ठो कैसा रहेगा, क्योंकि ग्रामर में आप लोग का कहना है कि कुछ चीजें हम लोग का छूटा हुआ है, तो एक चैप्टर हमारा हो जाएगा बुक का, एक हुआ ग्रामर का। चलो भाई बहुत बातचीत हो गया, बात करना अच्छा लगता है मुझे आप लोगों से, खास करके जो अपने लोग हैं भाई, याद है ना। चलो तो पहला हमारा चैप्टर है जिसका गद्यखंड बच्चों अध्याय नंबर 1 है बातचीत, जो कि बच्चों निबंध है। आपसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि बातचीत जो है मेरे बच्चे पाठ की कौन सी विधा है ना। बातचीत पाठ की कौन सी विधा है, तो जल्दी से आप लोग बताइएगा कि बातचीत जो है वो पाठ की कौन सी विधा है ना मेरे बच्चे। बातचीत पाठ की कौन सी विधा है, तो आपको क्या कहना है कि बातचीत बच्चों पाठ की विधा कौन सी है? यह एक प्रकार का निबंध है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि बातचीत पाठ के लेखक कौन है। हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि बालकृष्ण भट्ट बच्चों इसके, है ना, इसके लेखक हैं। ध्यान दीजिएगा, फुल कोर्स में और क्रैश कोर्स में क्या अंतर होगा। फुल और क्रैश में ये अंतर होगा हिंदी में कि फुल में बच्चों हम लाइन बाय लाइन भी पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे बताओ? लाइन बाय लाइन पढ़ते थे। क्या क्रैश कोर्स में हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे? यस और नो बताना मेरे बच्चे जल्दी से। नो सर, यही चीज इसमें फर्क होगा कि लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे। दूसरी बात क्या है कि फुल में जो लेखक परिचय है वो पूरा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट लेखक परिचय पढ़ेंगे, और क्वेश्चन की संख्या भी बच्चों फुल बैच से कम होगी, है ना। यानी सब कुछ थोड़ा थोड़ा काट काट करके मेरे बच्चे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग तवज्जो ज्यादा देंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे, तो समय आपका बचेगा। पहले मान लीजिए कि फुल कोर्स में अगर आपका 1.5 घंटा लगता था 1 शॉट में, तो क्रैश कोर्स में आपका 45 मिनट के अंदर या तो हाईएस्ट 1 घंटा, हाँ 1 घंटा के अंदर आपका हो जाएगा। आइए बच्चों, बात बहुत हो गया, शुरू करते हैं। लेखक परिचय में जो जो आपको जानने लायक है, देखिए आप फुल कोर्स पढ़िए या फिर क्रैश कोर्स, आपको थोड़ा बहुत जानना ही पड़ेगा। पहली बात बच्चों, आपको याद होगा कि इस पाठ के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं, जिनका जन्म 23 जून 1884 ईस्वी में हुआ था, जिनका निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था। जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, है ना। पिताजी का नाम बेनीपुरी भट्ट है, जो बच्चों पेशे से एक व्यापारी हैं। अब ये क्रैश कोर्स में हो या फुल कोर्स में, ये तो आपको पढ़ना है ना बच्चों। यहां तक याद है तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए सब लोग, हमें अच्छे से याद है।
कि लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट है, जिनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ है। निधन की बात करें तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को निधन हुआ है। और निवास की बात करें तो यूपी का एक जिला है इलाहाबाद में जन्म हुआ है और वह उत्तर प्रदेश में है बच्चों। पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है, जो पेशे से एक बिजनेसमैन यानी एक व्यापारी है बच्चों। हो गया? जल्दी बताओ फटाफट से। यस गुरुजी, यस यस यस। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगले पेज में जो इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ काट छाट दिए हैं, इंपॉर्टेंट रखे हैं। माता का नाम पार्वती देवी, जो सुसंस्कृत महिला थी, है ना, सुसंस्कृत महिला थी। बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई बच्चों, है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट के मन में पढ़ने की जो लालसा है वो किसने जगाई है, पढ़ने की लालसा किसने जगाई है बालकृष्ण भट्ट के मन में। तो आंसर लिखिएगा बच्चों माँ। क्या लिखिएगा? माँ। और बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था बच्चों? तो माँ का नाम पार्वती देवी। ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। थोड़ा जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना, जल्दी से लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे शिक्षा के विषय में याद रखना है। बालकृष्ण भट्ट ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत भाषा से की थी। 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा इन्होंने दी थी। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस भाषा से अपनी पढ़ाई शुरू की थी। एक बार जल्दी से बताइएगा, किस भाषा से अपनी पढ़ाई शुरू की थी? तो कहना बच्चों संस्कृत भाषा से। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रांस की परीक्षा बालकृष्ण भट्ट ने कब दी थी? सबसे पहला आंसर किसका आएगा? एंट्रांस की परीक्षा बालकृष्ण भट्ट ने कब दी थी? तो बच्चों याद रखिएगा, एंट्रांस की परीक्षा बालकृष्ण भट्ट ने 1867 ईस्वी में दी थी। 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना है पेशा। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन में अध्यापन किए, लगभग लेखक टीचर रहे हैं। 1885 में के CAV स्कूल के संस्कृत के अध्यापक रहे। 1888 में कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन का काम किया। ये 3 है बच्चों, लेकिन इसमें सबसे पहला एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अधिक से अधिक बार हमने जो देखा, कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन का काम किया। ये 3 है बच्चों, लेकिन इसमें सबसे पहला एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अधिक से अधिक बार हमने जो देखा है कि बालकृष्ण भट्ट जो है प्रयाग के मिशन में कब से कब तक अध्यापन का काम किया है। ये आपको याद कर लेना है। क्रैश कोर्स आप पढ़ रहे हैं तो चीज़ों को कम करना मेरा काम है। तो बस एक याद करना है कि 1869 से 1875 तक, 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन में अध्यापन का काम किया है। किसने किया है बताओ? तो बालकृष्ण भट्ट ने। इसको शॉर्टकट में हम कहेंगे बी से बाल, कृष्ण के लिए के और भट्ट के लिए फिर से बी बच्चों। तो बी के बी यानी बालकृष्ण भट्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों अब हमारा खत्म ही होने वाला है। स्वभाव के विषय में बात करें, उग्र गुस्सैले, इसी कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। तो बच्चों बहुत बच्चों उग्र स्वभाव के हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला था। सबसे अधिक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका के लेखक कौन है? जरा आंसर बताइएगा, आंसर बताइए जल्दी से कि हिंदी प्रदीप नामक, है ना, हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्रिका है इसके लेखक कौन है? बहुत बार सवाल पूछा गया है और हमें पूरा भरोसा है 2026 में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हिंदी प्रदीप नामक, ये जो बच्चों हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका है, इसके लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट बच्चों, है ना। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बालकृष्ण भट्ट का निम्नलिखित में से कौन सा मासिक पत्रिका है? तो मासिक पत्रिका कौन सा है? तो कहना बच्चों हिंदी प्रदीप जो है इनका मासिक पत्रिका है, जिनका प्रकाशन कब हुआ था आपसे पूछा जाएगा। तो लिखिएगा 1877 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। 1877 में कहते हैं मासिक हिंदी प्रदीप, इसमें 33 वर्षों तक चलाते रहे। परीक्षा में सवाल पूछा गया था, शायद लास्ट ईयर ही पूछा गया था, हिंदी प्रदीप वाला हमने देखा था। मेरे बच्चे बताओ कि हिंदी प्रदीप का संचालन इन्होंने कितने वर्षों तक किया? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितने वर्षों तक किया। तो लिखिएगा 33 वर्षों तक, है ना। हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्रिका था इनका प्रकाशन कितने वर्षों तक किया? 33 वर्षों तक। चलिए तो यहां तक हो गया, तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए गुरुजी यहां तक हो गया। अच्छे से हमें क्रैश कोर्स में इतना याद कर लेना है कम से कम कि बालकृष्ण भट्ट जो थे, है ना,
बाल कृष्ण भट्ट जो थे उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला था, यानी पत्रिका उन्होंने लिखा था। 1875 ईस्वी में उन्होंने लिखा था, जिसको 33 वर्षों तक वो चलाते रहे, है ना। और बच्चों किसकी प्रेरणा से, ये भी पूछा जा सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्रिका निकाला था वो किसकी प्रेरणा से, इसका आंसर बताओ क्या लिखोगे, किसकी प्रेरणा से। तो प्रेरणा में जवाब लिखना बच्चों, जब प्रेरणा में आपसे पूछा जाएगा किसकी प्रेरणा से, तो प्रेरणा में कहना बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र। बच्चों क्या कहना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसीलिए आपको याद होगा, है ना, हरिश्चंद्र आपको याद होगा मेरे बच्चे, ये है ना, ये किस युग के लेखक हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बाल कृष्ण भट्ट जो है किस युग के लेखक हैं, तो सबसे पहला आंसर कौन देने वाले हैं, सबको पता होगा भारतेंदु युग के। किस युग के हैं, युग अगर आपसे पूछा जाए बच्चों, पेपर में 2026 में युग पूछा जाए तो कहना है बच्चों भारतेंदु युग। क्या बोलना है, भारतेंदु युग के हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए, कहते हैं इनकी रचना पर ध्यान दीजिए, चाहे फुल कोर्स पढ़िए या क्रैश कोर्स, अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना। तो रचना है बच्चों नूतन ब्रह्मचारी, बहुत फेमस है, 100 आजान एक सुजान, और बच्चों है ना सद्भाव का अभाव। कहते हैं गुप्त वैरी, रहस्य कथा, है ना, रसातल यात्रा, हमारी घड़ी और उचित दक्षिणा, ये सभी इनकी उपन्यास हैं। पर आपको याद क्या करना है, आपको जो विशेष तौर पे याद रखना है, किसी भी हाल में हमने देखो यहाँ पर तीनों पर प्यारे बच्चों हमने हाईलाइट कर दिया है, जो आपको याद करना है। याद हो गया, बताओ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है, नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है, पहला क्वेश्चन बनेगा। दूसरा बनेगा 100 अजान एक सुजान किसका उपन्यास है। तीसरा बनेगा सद्भाव का अभाव, ये किसका उपन्यास है। इन तीनों का आंसर आपको लिख कर आना है, इन तीनों का आंसर लिख करके आना है मेरे बच्चे, है ना। बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट लिख के आना है और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्रैश कोर्स में हम आपको इंपॉर्टेंट चीज बताते चलेंगे कि भाई इसको छोड़ना है, इसको पढ़ना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं नाटक, कुछ नाटक है जो हमने यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दिया है। पद्मावती इनका नाटक है, बाल विवाह नाटक है, रेल का विकट खेल, एक रोगी और एक वैध, वैनी संहार, शिशुपाल वध, दमवंती स्वयंवर, शिक्षा दान, सीता वनवास, मेघनाद वध, पतित पंचम, है ना, किस्तार जुनिया। तो मेरे बच्चे अब मैं इसमें आपको बता देता हूं कि आपको याद कौन कौन सा करना है। ठीक है, चलिए याद कीजिए फटाफट से। पहला फर्स्ट बच्चों बाल विवाह, नंबर पहला जो याद करना है बाल विवाह। दूसरा याद कीजिए रेल का विकट खेल, दूसरा हो गया। तीसरा याद कीजिए बच्चों दमवंती स्वयंवर, तीसरा। 3 याद करना है इसमें से जो आपको पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा बताइए बाल विवाह, या सबसे अधिक तो यही पूछता है रेल का विकट खेल या दमयंती स्वयंवर, ये बच्चों किसका नाटक है। तो बताइए कमेंट बॉक्स में किसका नाटक है। तो बाल कृष्ण भट्ट का नाटक है, बाल कृष्ण भट्ट का नाटक है। हाँ अगर हो तो बच्चों पद्मावती भी याद कर लीजिए, ये नाटक बाल कृष्ण भट्ट का है। या एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक बाल कृष्ण भट्ट का है, उसमें बच्चों दिया रहेगा सबसे पहला ऑप्शन रेल का विकट खेल, बाल विवाह, है ना, उसके बाद दमयंती स्वयंवर और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आंसर क्या लगाएंगे आप लोग बताइए मेरे बच्चे, आंसर क्या लगाएंगे बताओ जल्दी से। तो सर इनमें से सभी, ऑल, है ना, ऑल आप लोग आंसर लगाएंगे कि इनमें से सभी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज में। अगले पेज में आपको याद करना है प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम, है ना, नई रोशनी का विषय, आचार विडंबना। इसमें कोई भी आपको याद नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब महत्वपूर्ण जानकारी, जो हम महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं यहीं से सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो विशेष ध्यान यहां पर देना है, जो स्पेशल है आप लोगों के लिए। तो क्या आप लोग रेडी हैं, विशेष ध्यान देने के लिए रेडी हैं। क्रैश कोर्स में जो सबसे मेन चीज होगा इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो महत्वपूर्ण जानकारी देकर के हम पढ़ाएंगे, उस बार हम कुछ और लिख के पढ़ाते थे, इस बार हमने महत्वपूर्ण जानकारी बोल के जो पढ़ाते थे, इसको ध्यान देना। सारे पॉइंट को हम तेजी तेजी में बोलते चलेंगे, आप याद कर लेना। पहला, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के हैं, तो याद कीजिए भारतेंदु युग के हैं। दूसरा, बाल कृष्ण भट्ट ने 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। पूछा जाएगा कि बाल कृष्ण भट्ट ने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा कब की थी, कहना 1881 में, है ना, 1881 में।
या क्वेश्चन बनेगा कि वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा किस लेखक ने की है, तब आपको कहना है बालकृष्ण भट्ट ने। बालकृष्ण भट्ट ने 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की थी। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है ना, हो जाएगा। तीसरा, चौथा पॉइंट है बालकृष्ण भट्ट महान पत्रकार, निबंधकार और गद्यकार थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट जो थे बच्चों वो क्या थे। ऑप्शन ए पत्रकार, ऑप्शन बी निबंधकार, ऑप्शन सी गद्यकार, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बच्चों बताओ आप क्या आंसर करोगे, क्या आंसर करोगे, जल्दी बताना। तो इनमें से सभी आंसर करना। अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट के 1000 के आसपास निबंध हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट के कितने निबंध हैं। आपको ऑप्शन दिया जाएगा, सही आंसर मारना है 1000 के आसपास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट को हिंदी साहित्य का एडिशन और स्टील कहा है। परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा कि किसने बालकृष्ण भट्ट को एडिशन और स्टील कहा है, या किसने बालकृष्ण भट्ट की तुलना एडिशन और स्टील से की है। तो सही उत्तर आपको लिख कर आना है रामचंद्र शुक्ल। क्या कहना है मेरे बच्चे, क्या नाम रखना है, तो रामचंद्र शुक्ल, है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या रखना है मेरे बच्चे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल याद रखना है। और एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की है ना, बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की है, तो वहां नाम रखना है एडिशन एवं स्टील से। किससे की है, एडिशन एवं स्टील से तुलना की है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप पढ़ रहे हैं उसको एग्जैक्ट याद कर लेना है बच्चों। और जैसे मैंने नोट्स बना करके आपको दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार प्रेम से बच्चों दिल बनाकर भेजिए, कोई इशू नहीं होने वाला है। देखिए क्रैश कोर्स है, फिर भी 3-4 हजार बच्चे गायब है ना, तो जुड़ के रहना है, पूरा क्रैश कोर्स अच्छे से करना है। ये क्रैश कोर्स बुज़दिलों के वास्ते नहीं है। आगे बच्चों लिखा गया है कि बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से बातचीत की शैली सिखलाते हैं। इस चैप्टर में बच्चों क्या बताया गया है, एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए। अगर मैं आपको बातचीत चैप्टर थोड़ा सा मैं आपको समझाने का अगर कोशिश करूं, तो आप लोग बताइए बातचीत में क्या बताया गया है। सर बातचीत चैप्टर में बातचीत करने की शैली बताई गई कि कैसे हमें बातचीत करना चाहिए, है ना, मतलब स्वयं से बात करना सबसे अच्छा माना गया है मेरे बच्चे, मतलब सर्वोत्तम माना गया और सबसे अच्छा माना गया है दो लोगों के बीच की बातचीत को। सब हमने इसमें लिख दिया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है मेरे बच्चे। तो इस चैप्टर में किसकी शैली पर बात हुई है, बताना किसकी शैली पर, तो बातचीत करने की शैली पर। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना होता है। घरेलू बातचीत मन रमाने के लिए होता है। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसका उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा करना होता है। किसका उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना होता है, किसका उद्देश्य बताइएगा। तो बच्चों कहना स्पीच का उद्देश्य। किसका उद्देश्य स्पीच का। कहते हैं कि बच्चों घरेलू बातचीत किस लिए होता है, तो घरेलू बातचीत बच्चों सिर्फ क्या होता है, मन को रमाने के लिए, मन लगता रहे, मन रमाने के लिए। आगे लिखते हैं बच्चों, रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष तक जानवरों के साथ रहा। उसने 16 वर्षों तक मनुष्य की बोली नहीं सुना था। 16 वर्ष के बाद पहली बार फ्राइडे के मुख से उन्होंने बोली सुना था। तो परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो 16 वर्षों तक मनुष्य के मुंह से बोली नहीं सुने थे। कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने 16 वर्षों तक किसी के मुंह से बोली नहीं सुने थे, तो कहना बच्चों उस व्यक्ति का नाम था रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो नाम के व्यक्ति 16 वर्ष तक कभी किसी इंसान की मुंह से बोली नहीं सुने थे। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के बाद किसके से पहली बार बोली सुनी थी, तो कहना बच्चों फ्राइडे के मुंह से। किसके मुंह से, फ्राइडे के मुंह से, फ्राइडे के मुंह से बच्चों। आगे लिखा है कि ब्रेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन के अनुसार परीक्षा में पूछा जाएगा कि किसका ऐसा कहना है, या किसके अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। किसके अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसके अनुसार, तो कहना बच्चों बेन जॉनसन के अनुसार। किसके अनुसार, किसके अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है।
किसके अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? हम क्लास में ही सब कुछ याद करवाएंगे बच्चों, क्रैश कोर्स में फिर याद करने का मौका नहीं मिलेगा। अगला आगे है बच्चों कि एडिशन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो लोगों में हो सकती है, अर्थात जब दो आदमी होते हैं तब अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। तो बच्चों असल बातचीत, यहां से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि असली बातचीत कितने लोगों के बीच होता है। कमेंट बॉक्स में लिखना कि असली बातचीत कितने लोगों के बीच होता है। तो असली बातचीत दो लोगों के बीच होता है। ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे? किसने कहा था कि असली बातचीत दो लोगों के बीच होता है? कहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। कहने वाले व्यक्ति का नाम है एडिशन। 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। मेरे बच्चे पूछा जाएगा कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है? जब दो आदमी है तो 4 कान, कोई दिक्कत नहीं, जैसे 6 कान हो गया तो बात खुल जाती है। कहते हैं 3 लोगों के बीच जो बातचीत होता है उसे त्रिकोण बन जाता है। मेरे बच्चे कितने लोगों के बीच बातचीत में त्रिकोण बनता है? कितने लोगों के बीच की बातचीत में त्रिकोण बनता है? कहना 3 लोगों के बीच की जब बातचीत होती है तो उसमें त्रिकोण बन जाता है। आगे मेरे बच्चे 3 लोगों के बीच की बातचीत को अंगूठी का नख कहा गया है। नग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंगूठी का 3 लोगों के बीच की बातचीत को क्या कहा गया है? कहना बच्चों कि अंगूठी का नग कहा गया है। 4 लोगों के बीच की बातचीत को फॉर्मेलिटी कहा गया है। 4 से अधिक लोगों की बातचीत को राम रमोवल कहा गया है। और 2 बूढ़े लोगों के बीच की बातचीत में जमाने की शिकायत होती है। तो प्यारे बच्चों ये सब पॉइंट आपको लगता होगा कि सर ये क्या है? ये मक्खन है बच्चों। ये क्या है बताओ? ये पूरे बच्चों आपके बुक से क्या निकाला गया है? गुरुजी मक्खन निकाले हैं क्या? हाँ, ये मक्खन, जैसे दूध से बच्चों मक्खन निकाला जाता है ऐसे ही आप लोग का मक्खन निकाल कर आपको मिल रहा है। एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 3 लोगों के बीच की बातचीत क्या होता है? कहना अंगूठी का नख। 4 लोगों के बीच की बातचीत क्या होता है? फॉर्मेलिटी। 5 लोगों के बीच बात 4 से अधिक लोगों के बीच की बात क्या होता है? राम रमोवल। और कहते हैं जब 2 बूढ़े लोग बात करते हैं तो उसका क्या पॉइंट होता है? जो 2 बूढ़े लोग जब बात करते हैं तो उसके बात का विषय क्या होता है? बात का विषय क्या होता है? गुरुदेव जब 2 बूढ़े लोग बात करते हैं तो बात का विषय होता है जमाने की शिकायत, है ना। यानी कि फलनाक पुतहु, तो है ना, फलनाक पुतहु ऐसे बात करते हैं, ऐसे खड़ी लगाएंगे, ठीक है ना। अरे है ना, वो जगदीशवा के बेटा के बारे में जानते हैं क्या हुआ? वो पटना पढ़ने गया था पर लड़की लेके भाग गया, समझे। तो ये सब बात होता है मेरे बच्चे। जब बूढ़े लोग बात करेंगे तो जमाने के बारे में कहेंगे। अगर मजा आ रहा है तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी एकदम खतरनाक लग रहा है क्रैश कोर्स में। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अगर ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि 2 हम सहेलियों के बीच, यानी कि 2 सेम एज की अगर 2 सहेली बातचीत करेगी तो उनकी बातचीत में क्या होता है? गुरुजी रस का समुद्र उमड़ जाता है, यानी मीठा मीठा बात होता है, रस वाला बात होता है। अरे तुम मॉल जाएगी मेरे साथ? हाँ हाँ जाएंगे, कुर्ती लेना है मॉल में, और क्या लेना है? 2 है ना, चूटी भी लेना है। मतलब खतरनाक सा बात होता है। 2 बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी होता है। अगर 2 बुढ़िया बात कर रही है तो पुतहू को ऐसा शिकायत करेगी कि पुतहू का पेट भर जाता है सुन करके। अगर बच्चों पुतहू अगर कहीं से नुका चुड़ा के सुन ले उसका पेट भर जाएगा। बातचीत करने का सबसे उत्तम प्रकार कौन सा है? सबसे उत्तम प्रकार है स्वयं से बात करना। यानी बच्चों देखो सबसे अच्छा माना गया, ध्यान देना, उत्तम और अच्छा में अंतर है। उत्तम किससे है? उत्तम प्रकार कौन है? स्वयं बात करना। और अच्छा क्या है? सबसे अच्छा बातचीत जो है, असली बातचीत कितने में होता है? असली बातचीत कितने लोगों के बीच होता है? तो असली बातचीत 2 लोगों के बीच होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, हर पॉइंट को अच्छे से याद कर लिए होंगे, हर पॉइंट दिमाग में आपका आ रहा होगा कि सर सहेली के बीच बातचीत बता दी आप, बहुत बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों आगे क्या समझना है? आगे समझना है मेरे बच्चे कि यूरोप के लोगों में बात करने का एक हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि बातचीत करने का हुनर किन लोगों में है? पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बातचीत करने का हुनर किन लोगों में है? तो कहना बच्चों यूरोप के लोगों में, पहला हो गया। दूसरा पूछा जाएगा कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने की कला को क्या कहते हैं? यूरोप के लोगों में जो बातचीत करने की कला है उसको कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। नेक्स्ट है मेरे बच्चे 25 से अधिक उम्र वाले लोगों की उम्र वाले लोगों की बातचीत सारगर्भित होती है। सारगर्भित का मतलब है उसकी बात में कुछ दम होता है। 25 साल उम्र हुआ है आप लोग का? किसी का हुआ है जी?
है सर 25 साल में पढ़ने कौन आएगा, हमरा हुआ है। तो हम लोग जब बात करते हैं तो कोई काम का बात होता है, समझे कि नहीं। 25 है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 25 से अधिक उम्र वाले लोगों की बातचीत कैसी होती है, तो कहना बच्चों सार गर्भित होती है। और 25 से कम उम्र वाले लोगों की बातचीत दिल बहलाव और ताजगी रहती है, जिसका मिठास उससे 10 गुना ज्यादा होता है। मेरे बच्चे पूछा जाएगा कि 25 वर्ष से कम उम्र के लोग जो बात करते हैं तो वो बच्चों किस लिए करते हैं। 25 वर्ष से कम जो बातचीत होता है वो मेरे बच्चे दिल बहलाव होता है, दिल बहलाव वाला बातचीत होता है, दिल बहलाने वाला बातचीत होता है 25 वर्ष से कम, है ना। और सारगर्भित किस में होता है मेरे बच्चे, सारगर्भित की बात करें तो वो 25 साल से अधिक। तो हमको लगता है कि इस चैप्टर का लगभग पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। तो एक बार जल्दी से यस लिख करके भेजिए कि संजय सर हम लोग समझ गए, इस चैप्टर का लगभग बात हम लोग समझ गए हैं। जल्दी से सब लोग यस लिख कर भेजिए कि इस चैप्टर का लगभग बात हम लोग समझ गए हैं। समझ गए बच्चों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बच्चों देखते हैं इस चैप्टर का सारांश, है ना। आपके 5 नंबर सवाल में पूछा जाएगा कि बातचीत चैप्टर का सारांश लिखें। अभी अगर हम आपको नहीं पढ़ाएं तो कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो बातचीत चैप्टर का सारांश लिख सकते हैं, एक बार बताइए। कौन कौन ऐसे विद्यार्थी जी हैं जो अभी बातचीत चैप्टर का सारांश लिखने में सक्षम है, एकदम बताओ, ईमानदारी से बताना कि सर हम तो अभी लिख देंगे, आप छोड़ दीजिए हम लिख लेंगे। चलिए फिर भी हम आपको बताएंगे बच्चों सारांश, क्योंकि जरूरी है ना, क्योंकि अब यहां से नंबर हम लोग को लाना है। चलिए तो कहते हैं कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हैं। जब सारांश लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, जो भारतेंदु युग के एक महान कवि हैं, लेखक कह सकते हैं। इस पाठ में बातचीत करने की उत्तम शैली को बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से हम लोग को बातचीत करना चाहिए। कवि कहते हैं ईश्वर ने मनुष्य को वरदान के रूप में अनेक प्रकार की शक्तियां दी हैं, मतलब बहुत सारा शक्ति हम लोग को मिला है। उनमें से एक वाक शक्ति भी है। यदि मुझ में वाक शक्ति न होती तो पूरा सृष्टि गूंगा प्रतीत होता। बच्चों सही बात है, अगर हम लोग में अगर वाक शक्ति नहीं होती तो पूरा सृष्टि ही गूंगा प्रतीत होता। सब लोग 100 उधर था और 100 इधर है, बताइए कैसी बात है। तो सब लोग लुंज पुंज हो जाते। अवाक होने के कारण हम सुख दुख का अनुभव, यानी अपने सुख दुख का अनुभव नहीं कर पाते, है ना, कह सुन भी नहीं पाते। और स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जो जोश और उत्साह पैदा करना है, पर घरेलू बातचीत तो मन रमाने का ढंग है। यानी इस पाठ में स्पीच के बारे में भी बताया गया है, घरेलू बातचीत के बारे में भी बताया गया है। आगे, जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहीं बातचीत का भी अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए ही भाप बनकर बाहर निकल जाता है। उसके बाद बच्चों, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। एडिसन का कहना है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। 3 लोगों के बातचीत को अंगूठी का नख कहा गया है, 4 लोगों की बातचीत को फॉर्मेलिटी कहा गया है और 4 से अधिक लोगों की बातचीत को राम रमोवल कहा गया है। आगे बच्चों, यूरोप के लोगों में बातचीत करने की एक विशेष प्रकार की कला है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा गया है। बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका खुद से बातें करना है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया, है ना, नए नए रंग दिखाया करती है। वह इस संसार का एक भारी आईना है जिसमें जब चाहो जैसी चाहो सूरत देख लो। जो व्यक्ति अपनी जुबान पर नियंत्रण रखकर अपने मन से बातचीत करना सीख लेता है वह बहुत बड़ी शक्ति पा लेता है। तो ये हुआ प्यारे बच्चों पूरा आपका जो इस चैप्टर का आपको सारांश लिखना है, ठीक है ना। लिख लेंगे सारांश, मतलब पूरा चैप्टर का बात कम शब्दों में आपको बताना है कि इस चैप्टर में क्या क्या है ना। और हम जो लिखे हैं बच्चों ये टॉपर टाइप का है, खाली मेन बात लिखें। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो फालतू कुछ ज़्यादा नहीं लिखते हैं, वो सिर्फ मेन बात लिखते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ाया गया है। बच्चों हो जाएगा तो जल्दी से बताइए कि यस गुरुजी हो जाएगा। यानी बातचीत चैप्टर के विषय में आपके मन में इतना सा भी शंका नहीं होना चाहिए, इतना सा भी शंका आपके मन में नहीं होना चाहिए। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सब हो गए।
तो प्यारे बच्चों, अब आपका समय हो चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का, और इसके बाद सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में प्यारे बच्चों हमने क्वेश्चन बैंक को ऐड किया है, और बाकी क्वेश्चन लगभग कम क्वेश्चन मिलेंगे, और ऑब्जेक्टिव भी चेंज हो गया है। जो पहले आप पढ़े हैं वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। पहला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। पहला सवाल, बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो किस काल के रचनाकार हैं? तो कहना है बच्चों वो भारतेंदु काल के हैं। पहला का ऑप्शन नंबर 1 लगाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा उपन्यास भट्ट जी की रचना है? कौन सा उपन्यास भट्ट जी की रचना है? तो गंगा लहरी, देवदास, नूतन ब्रह्मचारी या बच्चों तोता मैना? तो इसमें नूतन ब्रह्मचारी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत निबंध जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसके निबंधकार कौन है? तो बातचीत निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हैं बच्चों। अगला सवाल है, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है बच्चों, बताना है। थोड़ा तेजी में बताइएगा कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तो आंसर लिखेंगे भाप बनकर ईर्ष्या, द्वेष, मवाद और धुआं या कलेश। तो जो मवाद और धुआं होता है ना वो बाहर निकल जाता है बातचीत के जरिए। अगला सवाल है हमारा, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास कौन सा है? आपको देख के बताना है कि बालकृष्ण भट्ट का जो उपन्यास है वो कौन सा है बच्चों। पहला है करितार्जुनीय, नूतन ब्रह्मचारी, नई रोशनी का विष और सीता वनवास। ये सब तो उन्हीं की रचना है, पर उपन्यास कौन सा है बच्चों, ध्यान देंगे। तो बी नंबर जो है नूतन ब्रह्मचारी, ये उपन्यास है, उपन्यास है। बाकी सब नाटक वगैरह हैं। रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों तक मानव मुख नहीं देख सके थे? यानी कितने वर्षों तक रॉबिन्सन क्रूसो ने मनुष्य का मुख नहीं देखा था? 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। थोड़ा स्लो कमेंट हमको दिख रहा है, फोन में तेज हो रहा है कि नहीं? अच्छा, फोन में तो रॉकेट की तरह चल रहा है, ये है ना। चलिए, तो मेरे बच्चे पूछा गया है कि रॉबिन्सन क्या था, रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों तक मानव मुख नहीं देख पाए थे? तो सही उत्तर है इसका बच्चों कितना, 16 वर्ष तक नहीं देख पाए थे। अगला सवाल आता है कि 100 आजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? ये सब क्वेश्चन बच्चों परीक्षा में एकदम पूछा जाएगा, सब VVI क्वेश्चन है। कहते हैं मेरे बच्चे एक साथ में लगभग 10,000 बच्चों का कमेंट आ रहा है, पर हमको ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे, है ना, कि ऐसा लग रहा है जैसे कमेंट तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है हमको। तो 100 आजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार हैं बालकृष्ण भट्ट। 8वां नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? हाँ, ये बड़ा खतरनाक सवाल है कि बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब बच्चों उत्तीर्ण की थी। तो आप लोग याद कीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा 1867 ईस्वी में उत्तीर्ण की थी। अगला सवाल हमारा आता है 9 नंबर सवाल, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है, यह किसका मत है? यानी किसने कहा था कि असली बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच हो सकता है? भट्ट जी ने, एडिसन जी ने, तुकाराम जी ने या नेहरू जी ने? तो बच्चों आप लोग को याद होगा अच्छे से कि एडिसन जी ने कहा था कि असली बातचीत सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के बीच हो सकती है। अगला है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? हम पढ़े थे कि इनका जन्म बच्चों वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद या मेरठ। हम लोग क्या पढ़े थे कि इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्षों तक किया था? ये सभी क्वेश्चन एक से बढ़कर एक हैं बच्चों। कितने वर्षों तक किया था? चैट रेट देख सकते हैं 10,652 है ना। लेकिन बच्चों पता ही नहीं चला, फंस गया होगा सब कुछ ना। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्षों तक किया था? एक बार चैट रेट का फोटो ले लो, खींच लो, इतना चैट रेट कभी नहीं देखे थे हम। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन मेरे बच्चे कितने वर्षों तक? 33 वर्षों तक। मेरे बच्चे चैट रेट आप देखेंगे लगभग 11,000 पहुंच चुका है, यानी कि है ना, यानी एक साथ 11,000 बच्चों कम से कम क्या हो रहा है, कमेंट हो रहा है। यानी जितने बच्चे हैं उसमें मैं एक बार फोटो खींच लेता हूं बच्चों, है ना, ये मैं आप लोग को दिखाऊंगा, है ना। चैट रेट देख करके 11,000 मेरे बच्चे, है ना। तो 33 वर्ष होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट
किस युग के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को पहले भी पढ़े थे, भारतेंदु युग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का प्रारंभ, है ना, निकालना प्रारंभ किया था, यानी किसने निकाला था? हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्रिका है मेरे बच्चे, है ना, पत्रिका है, उसको किसने निकालना प्रारंभ किया था? तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट ने। अगला सवाल देखिएगा बाबू कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? ये क्या एक निबंध है, क्या यह एक नाटक है, क्या यह एक उपन्यास है, क्या यह एक कहानी है? बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो हम लोग पढ़े थे, अभी स्टार्टिंग में ही आप लोग को बताए थे, है ना, आएगा बच्चों, है ना, हमने क्या कहा था, ये निबंध है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? हम सब पढ़ाए हैं और सब क्वेश्चन बैंक बिहार बोर्ड में अभी तक जो भी सवाल पूछा गया है, चाहे साइंस का हो चाहे आर्ट्स का हो, सब क्वेश्चन यहाँ इंक्लूड है बाबू, टेंशन नहीं लेना है। तो बालकृष्ण भट्ट की माता का जो नाम है वो पार्वती देवी है। अब देखिए बच्चों, कमेंट फंस गया आप लोग का, देखिए 14,000 कमेंट रेट पहुंच गया है, ठीक है ना मेरे बच्चे। कमेंट रेट देखो बच्चों, मैं आप लोग को दिखाऊंगा, मैं सच कह रहा हूं कि अपनी जिंदगी में मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, आज तक मैंने इतना कमेंट मतलब चैट रेट कभी नहीं देखा है। यानी चैट रेट आप देखेंगे बच्चों तो आपका हौस उड़ जाएगा। 14,000 पहुंच गया है, 13,000। हाँ, मोबाइल सब काम करना बंद कर दिया है। 14,000 मेरे बच्चे, इसे कहते हैं पावर ऑफ डीओसी, ठीक है ना है ना कमेंट रेट देखेंगे बच्चों, दिमाग है 14,000, यानी मतलब कि 1 मिनट में 14,000 कमेंट हो रहा है इस वीडियो में, मतलब पढ़ाना काम नहीं कर रहा है फोन ठीक है, 14,000 कमेंट हो रहा है एक साथ। आप लोग को ना देख करके बच्चों हिल जाए, हम तो बच्चों हिल गए देख करके ठीक है ना, आ जाओ। तो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो हमने कहा हिंदी प्रदीप का उन्होंने संपादन किया है। अगला सवाल है, बातचीत निबंध के माध्यम से लेखक बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? संवाद की शैली, बातचीत की शैली, भाषण की शैली, या इनमें से कोई नहीं? क्या बताना चाहते हैं बच्चों? तो आंसर लिखेंगे बातचीत करने की शैली बताना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला सवाल देखते हैं कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? हमने बोला था एक होता है उत्तम, एक होता है सबसे अच्छा तरीका। तो हम सबसे अच्छा पर बात नहीं कर रहे हैं, हम उत्तम तरीका पर बात कर रहे हैं। एक है बच्चों विद्वतापूर्ण बात करना, एक होता है तर्कपूर्ण बात करना, एक भीड़ से बात करना, एक होता है अवाक होकर अपने से बात यानी खुद से बात करना। अभी देखे होंगे कि इंडिया टीम में इंडियन जो वुमेन्स टीम है उसमें से बहुत सारी खिलाड़ियों को मैंने देखा, चाहे बच्चों वो जो कप्तान साहिबा थी, है ना, वो और बना जो भी लोग थे वो सब आपस मतलब अपने आप से बात कर रहे थे, है ना। वो जेमिनी क्या नाम था, हाँ जेमिनी टाइप का, है ना, एक मतलब लड़की थी खेल रही थी, उसको अपने आप से बात कर रही थी। तो अपने से बात करना बहुत बड़ा चीज है, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अगला है मेरे बच्चे, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर जो है किसकी रचना है बच्चों? तो दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। अगला सवाल देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ये तो सबसे बच्चों अगर फेवरेट क्वेश्चन अगर हिंदी में कोई होगा, किसी भी शिक्षक महोदय का अगर सबसे फेवरेट क्वेश्चन अगर कोई होगा तो वो यही होगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो 23 जून, बताइए बच्चों, 23 जून 1884 को, तो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किसे अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? यानी बच्चों एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसे रखा गया है? एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसे रखा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट जी को रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी बिल्कुल है, 100 अजान एक सुजान बिल्कुल है, सद्भावना का अभाव बिल्कुल है, परीक्षा गुरु ये तो मैंने नहीं देखा। मेरे बच्चे बताओ कौन सा होगा? परीक्षा गुरु तो हमने नहीं देखा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है?
अब आपको बताना है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। पहला ऑप्शन रेल का विकट खेल, कछुआ का धर्म, रेणु का प्राच्य विद्या। तो बच्चों हम लोगों ने देखा था रेल का विकट खेल, ये तो बालकृष्ण भट्ट की रचना 100% है बच्चों। बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है? अब ऑप्शन दिया गया है आपको, बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है? क्या जूठन है, रोज है, बातचीत है? जूठन बच्चों, जूठन हमने पढ़ा था ओम प्रकाश वाल्मीकि। रोज में क्या था बच्चों? रोज का क्या था, है ना, रोज अजय यानी अज्ञ साहब के रोज हैं। बातचीत ये बालकृष्ण भट्ट का है। तिरिछ बच्चों उस दिन पढ़ रहे थे हम लोग, जो उदय प्रकाश जी का है, उदय प्रकाश जी का है बच्चों, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर सवाल में। 25 नंबर क्वेश्चन का कहना है कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था? थोड़ा स्पीड में बताइएगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था। तो बालकृष्ण भट्ट के जो पिताजी थे उनका नाम क्या था बच्चों? तो बेनी प्रसाद, है ना, देनी प्रसाद, बेनी प्रसाद, टेनी प्रसाद, सेनी प्रसाद। तो ऐसे फंसाने के लिए दिया है, लेकिन पता है आपको बेनी प्रसाद होगा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला आता है? यानी किनकी बातचीत में रस का समुद्र आ जाता है बच्चों, बताइएगा। रस का समुद्र किनकी बातचीत में आता है? तो कहते हैं दो सहेलियों के बीच में, दो पुरुष, दो बच्चे या दो मूर्ख के बीच में। तो याद रखिएगा दो सहेलियों के बीच में ऐसा होता है। अगला सवाल देखते हैं। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? संवाद जब हम बातचीत करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? संवाद में सबसे इंपॉर्टेंट तर्क होता है, या जिज्ञासा, या आत्मीयता, या प्रवाहपूर्ण भाषा? मेरे बच्चे जब भी हम संवाद करते हैं, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है बच्चों? आत्मीयता। आप कितनी कनेक्ट, मतलब कितना आत्म से कनेक्ट होकर बात कर रहे हैं, ठीक है। कभी भी बात करना तो कनेक्ट होकर के बच्चों। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आखिरी क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग कैसा था। तो निबंध लेखन की दृष्टि से जो भारतेंदु युग था बच्चों, वो उर्वर था, अनुपयोगी था, प्रगतिशील था, या प्रतिगामी था? इसका सही उत्तर करेंगे सबसे लास्ट क्वेश्चन का। 28 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? 28 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? तो निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग जो था बच्चों, वो कैसा था? वो बच्चों प्रगतिशील था। ऑप्शन नंबर सी, प्रगतिशील, ठीक है ना। तो ये 28 क्वेश्चन टोटल लग गए। आप जल्दी से मुझे बताइए कि 28 में से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने कितना सही किया। और इस सारे क्वेश्चन को एक बार दो बार आप जब टेस्ट लगा देंगे बच्चों, तो टेस्ट लगा देंगे, जो भी क्वेश्चन अभी हुआ इसका फिर आपको टेस्ट मिल जाएगा। टेस्ट बच्चों कल तक आ जाएगा, तो टेस्ट लगाते रहना एग्जाम तक। इससे क्या होगा, आपका तैयारी बना हुआ रहेगा। तो जल्दी से बताइए आप लोग कितना सही किया आप लोगों ने 28 में से टोटल? सर 28/28 27 है ना, 28, जल्दी बताओ कितना टोटल सही हुआ है आप लोगों का? चलो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए बच्चों, तो हो गया। अब देखते हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जैसा कि मैंने कहा आपको कि हमने कुछ कुछ सवाल आपके कम कर दिए हैं, है ना। सवाल हमने बच्चों कम कर दिए क्योंकि क्रैश कोर्स में आपको हम इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने दिया है। तो सबसे पहले दीर्घ से हम लोग शुरू करेंगे। पहला सवाल दीर्घ में आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता? बातचीत शीर्षक निबंध के आधार पर बताइए। क्या आप लोग बता सकते हैं अगर मनुष्य में बोलने की शक्ति नहीं होती तो क्या होता? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। इस निबंध के माध्यम से निबंधकार बातचीत करने की उत्तम शैली को बताते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को वरदान के रूप में अनेक प्रकार की शक्तियां दी हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण वाक शक्ति है, अर्थात बोलने की शक्ति। अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सब लोग लुंज पुंज हो जाते और किसी कोने में बैठा दिए, है ना, बैठा दिए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, अवाक होने के कारण नहीं कर सकते और कह सुन भी नहीं पाते। तो प्यारे बच्चों, क्या ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप लिख दोगे? अगर दीर्घ में यह सवाल आता है कि अगर मनुष्य में वाक, ना, अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता? बातचीत से, है ना, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार बताइए। क्या आप लोग बता पाएंगे? तो एक बार यस लिख करके भेजिए कि सर हाँ बता पाएंगे, बता पाएंगे सर। 28 नंबर का क्वेश्चन गलत है सर, क्या बात करते हैं? क्या उर्वर होना चाहिए क्या बच्चों? मुझे भी ना उर्वर याद आ रहा था कि मैंने एक बार पढ़ाया था आप लोगों को
कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। शायद मैंने आपको एक बार उर्वर पढ़ाया था, तो एक बार प्लीज इसको देख लेना आप लोग, हर बार कुछ ना कुछ कमी रह जाता है, इसको देख लेना एक बार। मुझे ना उर्वर मतलब ऐसा फील आ रहा है हमने कभी पढ़ाया था, बुक में देख लेना एक बार ढूंढ करके, ठीक है। या नहीं तो अभी ढूंढ तो लो भाई, ढूंढो इसमें तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ढूंढो तो एक बार सही उत्तर क्या होगा इसको, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। हाँ, दीर्घ में हमने टोटल क्वेश्चन जो दिया है बच्चों, टोटल 3 क्वेश्चन दिया है, हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश लिखिए। तो हम आप लोग को सारांश पहले पढ़ा दिए, बोलो हाँ या ना। क्या क्या हुआ, क्या भारतेंदु युग नहीं रहे? हट, वो नहीं था क्वेश्चन, दूसरा था। ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि बातचीत शीर्षक का निबंध तो हमने पहले आपको पढ़ा दिया, एक बार फिर पढ़ लेते हैं, है ना। मतलब हो गया है ना, निबंध तो आप लोग का पहले हो गया, तो इसको छोड़ देते हैं, मतलब सारांश हो गया है, ऊपर में ही पढ़ा दिए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल लिखा है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन मतलब नया संसार की रचना कर सकता है। तो बताइए बच्चों, सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है? सबसे उत्तम तरीका मनुष्य के लिए बातचीत का क्या हो सकता है? ईश्वर ने मनुष्य को सबसे बड़ी शक्ति वाक शक्ति दी है, जिसमें विचारों का आदान प्रदान आसानी से होता है। भट्ट जी के अनुसार बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है स्वयं से बात करने की शक्ति को बढ़ाना, यानी खुद से बात करना ही सबसे उत्तम तरीका है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, वह संसार का एक बड़ा आईना है। मनुष्य को सर्वथा नवीन संसार की रचना के लिए जिह्वा को कतरनी के समान स्वच्छंद चलती रहती है, इस पर काबू करना चाहिए, जिससे बड़े से बड़े शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकें। तो बच्चों करना क्या चाहिए, है ना। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? पहला क्वेश्चन यहां से यहां तक है। तो उत्तम तरीका हो सकता है स्वयं से बात करना, खुद से बात करना। फिर लिखा है इसके द्वारा वह कैसे है ना, वह कैसे हमेशा नए संसार की रचना कर सकता है। तो वह बच्चों देखो, क्योंकि हमारे मन में नए नए विचार हमेशा चलते रहते हैं, तो हम इससे एक नए संसार का रचना कर सकते हैं बच्चों। लेकिन हाँ, इसमें याद रहे कि अपनी जिह्वा पर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपने जिह्वा पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि जीभ बच्चों कतरनी के समान होता है, कभी भी कुछ भी कह देता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए, यहां तक हो जाएगा तो बताओ, यस लिख करके भेजिए। सर हो जाएगा बच्चों। सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ लेने से टॉपर नहीं बनेंगे, यो मत सोचिएगा कि खाली ऑब्जेक्टिव पढ़ने से टॉपर हो जाएंगे। सर 1 नंबर गलत है, मैं झुट्ठो कुछ भी लिखता है। हाँ 28 नंबर का बच्चों उर्वर ही होगा, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। 28 नंबर का उर्वर ही होगा, था उसमें लिखा हुआ। चलिए मेरे बच्चे, ये भारतेंदु युग बच्चों सबको पता है, इसमें आप कहते हैं गलत है सर, ये सब बात मत बोलिए, है ना। चलिए इसका उर्वर ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 28 का ए सही हो जाएगा। चलिए प्लीज बच्चों, आप लोग क्लास 12th के बच्चे हैं, शांति बनाकर आपको पढ़ना चाहिए, आपको कोई भी फालतू कमेंट्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आइए और देखिए, है ना, सब्जेक्टिव पर भी आपको पूरा ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे। आइए अब प्यारे बच्चों, बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है किसमें पता है? सबसे अधिक प्रॉब्लम होता है बच्चों को सप्रसंग व्याख्या करने में। कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे बच्चे जो आप लोग व्याख्या करते हैं, एक बार बताओ, है ना। सर सर 20 नंबर का 1884 सही है, 44, अरे जन्म पूछा है भैया, 44 में जन्म हुआ है, 84 में काहे जन्म हुआ होगा? हम जो कह रहे हैं आप बताइए, क्या आप मेरे बच्चे, क्या आप सप्रसंग व्याख्या लिख पाते हैं? जो भी ऑब्जेक्टिव में समस्या है लास्ट में आप बताइएगा, हम उसको देख लेंगे। चलिए तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आप सप्रसंग व्याख्या लिख पाते होंगे। क्वेश्चन पूछा है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। यह क्वेश्चन 2026 में समझो आ गया। तो पहला आपको यह पता करना पड़ेगा कि ये लाइन किस चैप्टर का है। बच्चों बताओ किस चैप्टर का है, जल्दी बताओ। तो सर ये बातचीत चैप्टर का है। इसके लेखक कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट। अब ये लाइन में क्या कहा गया है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। यदि आपको जानना है कि सामने वाला मनुष्य कैसा है तो उसको कुछ बोलने दीजिए पहले,
कहते हैं इसको लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत निबंध शीर्षक बातचीत शीर्षक निबंध पाठ से लिया गया है। लेखक का कहना है कि अपने अंदर की भाव दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए और उसका आशय ग्रहण करने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है। यह सत्य है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, बल्कि ढका ही रह जाता है। तो ये आपको व्याख्या कर देना है बच्चों। अगला व्याख्या पूछा जाएगा इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है, यह है कि जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। इसकी व्याख्या करेंगे तो फिर वही लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध पाठ से लिया गया है। लेखक का कहना है कि मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के भाव उठते हैं, कभी हर्ष यानी कभी खुशी, कभी विषाद, कभी दुख, कभी करुणा तो कभी दया के, जो बातचीत के जरिए अपने मन को हल्का करते हैं। अतः जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। बच्चों, आप लोगों के मन में जब मवाद जमता है तो आप लोग क्या करते हैं, है ना? आप लोग क्या करते हैं जल्दी बताइए। आप लोग के मन में जब कोई बात आता है ना, तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग भी तो किसी को बताते होंगे, है ना? चलिए, तो बच्चों, है ना, तो थोड़ा बहुत बताना ही पड़ता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जहां आदमी को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भांति उसको अत्यंत आवश्यक, ना कहते हैं कि वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। इसको लिखना है बच्चों। तो प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित शीर्षक निबंध पाठ से लिया गया है। लेखक का कहना है कि वाक शक्ति के बिना तो पूरी सृष्टि ही गूंगी है। यदि हम बातचीत नहीं करेंगे तो एक दूसरे का सुख दुख को अनुभव नहीं कर पाएंगे, कह सुन नहीं पाएंगे। अतः आदमी को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत होती है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों, ये हमारा हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हमारे पास क्या है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। बच्चों, प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत निबंध पाठ से लिया गया है। लेखक का कहना है कि ईश्वर ने मनुष्य को वरदान के रूप में वाक शक्ति दिए हैं, पर बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका स्वयं से बात करना। जब मनुष्य भीतरी मनोवृत्ति का प्रयोग करेगा, यानी अपने आप से बात करेगा, तो प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। यह संसार का सबसे बड़ा आईना है, जिसमें जब चाहो वैसी सूरत देख लो। मनुष्य को बस अपनी जिह्वा पर काबू रखना चाहिए, जिससे बड़े से बड़े शत्रु पराजित हो सकें। बच्चों, जब आप अपने से बात करते हैं तो आपको जब जो बात करना है आप कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। जब आप अपने से बात करते हैं तो आपको जो बात करना है, जब बात करना है, आप कर सकते हैं, बोलो यस और नो। यस सर। इसलिए बताया है कि सबसे अच्छा बातचीत करने का तरीका क्या है, खुद से है। देखिए, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि संजय सर क्वेश्चन कुछ और कम होना चाहिए, लेकिन हम आपको कहेंगे बच्चों कि क्रैश कोर्स में ज्यादा काट छांट मत कीजिए, है ना। क्रैश कोर्स को थोड़ा सा ठीक से पढ़िए बच्चों। मैं हमेशा कहूंगा क्रैश कोर्स को थोड़ा ठीक से पढ़िए। ये बच्चों गैस क्वेश्चन नहीं है कि आपको एक ठो क्वेश्चन दे देंगे, दो ठो क्वेश्चन देंगे हो जाएगा। नहीं बच्चों, कभी भी, है ना, कभी भी बच्चों ना झाड़ फूक पर भरोसा मत कीजिए कि हम झाड़ फूक दिए, दो ठो क्वेश्चन दिए, दोनों आ जाएगा। नहीं, मुश्किल है कि नहीं। हम भगवान नहीं है बच्चों। आई एम नॉट गॉड। हम 10th में भी यही बोले हैं कि हम भगवान नहीं है कि आपको दो ठो क्वेश्चन देंगे, दो ठो आ जाएगा। हाँ, अगर आप कहेंगे नहीं संजय सर फुल कोर्स से क्रैश कोर्स में थोड़ा कम किए, अब जा करके हमको गैस क्वेश्चन में कम कर दीजिएगा, तो वहां और भी हम कम कर देंगे। लेकिन क्रैश कोर्स में कम से कम इतना आपको पढ़ाएंगे कि क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अच्छा, आप बताइए, क्या ऐसा क्रैश कोर्स का कोई फायदा है जिससे क्वेश्चन ही ना आए? आप बताइए बच्चों, कोई फायदा है? अगर ऐसा हम आपको बता दें, दो को चार ठो क्वेश्चन बता दें, कोई उससे फायदा ही नहीं है। लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों, अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में हमने 6, यानी कम से कम क्वेश्चन बैंक में जितना पूछा है उतना बताना पड़ेगा ना जी। 6 ठो लघु उत्तरीय दिए हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है आप लोग को पढ़ा दिए हैं कि यूरोप के लोगों में बात करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यहाँ के लोग ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़ देते हैं जिसे सुनकर कानों को अत्यंत सुख मिलता है ना। इसकी पूर्ण शोभा
काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है ना, काव्य है ना, क्या कहते हैं, इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में देखने को मिलता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिशन का क्या कहना है। तो बेन जॉनसन, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, एवं एडिशन कहते हैं कि असली बातचीत दो व्यक्तियों में हो सकता है। मेरे बच्चे, दो व्यक्तियों में ही होता है, हो जाएगा, यस सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। अगर 2 नंबर में पूछा है तो छुटका लिखेंगे। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो यह पूरा संसार गूंगा प्रतीत होता, सब लोग लूंज पूंज से हो जाते, किसी कोने में बैठा दिए होते और अवाक होने के कारण कुछ सुन, है ना, कुछ कह सुन नहीं पाते तथा सुख दुख का अनुभव भी नहीं कर पाते, ये होता। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बातचीत शीर्षक पाठ में दो बुढ़ियों की बातचीत का प्रकरण क्या है। दो बुढ़िया की बातचीत का क्या मैटर होता है। लेखक बालकृष्ण भट्ट, है ना, भट्ट के अनुसार दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी होती है, जिसमें बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होता है, या है ना बिरादर वालों से ऐसा बात खोद देती है जिससे कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो मेरे बच्चे लिख देंगे हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है। दो हमजोली सहेलियों की बातचीत का जायका बहुत निराला होता है, उसमें रस का समुद्र उमड़ा चला आता है, इसका पूरा स्वाद उसी से पूछना चाहिए। तो मेरे बच्चे, ये पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना पड़ेगा। तो अगर कोई दोस्त होगा तो उनसे पूछ लेंगे बच्चों, है ना। चलिए, मैं देख रहा हूं एक बच्चा कमेंट कर रहे हैं बार बार कि सर 1 नंबर का क्वेश्चन गलत है। रुक जाइए, बस एक क्वेश्चन बचा है, इसको देख लेते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता है। देखिए, लघु में भी पूछता है, दीर्घ में भी, तो लघु में छोटा लिखेंगे। बालकृष्ण भट्ट रचित बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। अपने अंदर की भाव को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए बोलना ही पड़ता है, नहीं तो गुण दोष का पता नहीं चलता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब आप बताइए, क्या सब कुछ रिविजन हुआ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या सब कुछ रिविजन हुआ, है ना। ऐसा नहीं बच्चों कि सिर्फ आपको आसान लगे इसलिए मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा दूं, तो उसमें आप लोगों का नुकसान हो जाएगा, है ना। आसान आज आपको है ना, आज आपको आसान लग जाएगा। चलिए हम देखते हैं, कहाँ गया बुक, देखें तो। आज आपको आसान लग जाएगा लेकिन बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। चलिए, लिखा है बच्चों, कहीं पर लिखे होंगे ना। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं के, वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार में से एक हैं, है ना। बालकृष्ण भट्ट किस काल के हैं। माफ कीजिए बच्चों, काल जब पूछा है, काल पूछा है तो आधुनिक काल होगा, है ना। आधुनिक कहां दिया ऐसे मेरे, है ना, भारतेंदु युग के, है ना। मेरे बच्चे, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। यहां पर क्वेश्चन में युग हो जाएगा बच्चों, किस युग के हैं, युग में, है ना। तो मतलब ठीक है, ऑप्शन ए ही सही है बच्चों, है ना। भारतेंदु युग सही है बच्चों, बिल्कुल सही है ना। अगर ऑप्शन होता आधुनिक काल, ऐसा ऑप्शन भी तो नहीं है ना, ऑप्शन भी तो आधुनिक काल नहीं है ना बच्चों, है ना। रीति काल दिया है, रीति काल दिया है, भक्ति काल दिया। देखिए, अगर ऑप्शन में होता, आप ऑप्शन से ना बनाइएगा, आप यहाँ, है ना, ऑप्शन में अगर होता बच्चों, है ना, तो हमने क्वेश्चन को यहाँ चेंज कर दिया कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, तो कहना भारतेंदु युग के, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो बताइए, पहला क्लास आप लोग को कैसा लगा बच्चों, है ना। बताइए, पहला क्लास आप लोगों को कैसा लगा। और पूरे क्लास में हम भूल ही गए आप लोग को बोलने के लिए कि सेशन को भी लाइक करना था बच्चों, है ना। सेशन को भी लाइक करना था, ये तो बोलना ही हम भूल गए। ठीक है, हम तो सेशन को भी लाइक करने के लिए, बोलने के लिए भूल गए बच्चों। हे देखिए, मात्र 13,000 लाइक है। हे भगवान, हम एक बार भी उधर ध्यान नहीं दिए। सर, क्वेश्चन गलत नहीं है, बिहार बोर्ड ने टाइप से पूछा है, इसी टाइप से पूछा है। मेरे बच्चे, एक बार सेशन को सब लोग लाइक कर दीजिए। हम एक बार भी आज क्लास में नहीं बोल पाए सेशन को लाइक करने के लिए, तो बहुत गलत बात है। सब लोग बच्चों सेशन को लाइक कर दीजिए एक बार जल्दी से कम बच्चों, कम से कम 18,000 लाइक्स तो होने चाहिए। जल्दी सब लोग लाइक कर दीजिए बच्चों, फटाफट से। जितने प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हैं अभी तक, जिन्होंने बच्चों नहीं लाइक किया है सेशन को, चलिए 15,000 हो गए, 15,500 हो गए,
सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिए बच्चों, हम तो बोलना ही भूल गए थे। चलिए, तो अच्छा लगा आप लोग को, मजा आया? ठीक है, पूरा चैप्टर आप लोग का रिवीजन हो गया है ना, अच्छे से लेखक के बारे में भी बहुत कुछ जान गए, सारांश भी पढ़ लिए, क्वेश्चन आंसर भी लग गया। तो क्रैश कोर्स का मतलब क्या है कि बच्चों स्पीड में पढ़ना है, लेकिन पूरा पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ने से फिर नहीं हो पाएगा। हाँ, जनवरी महीने में जब आप पढ़ेंगे गैस क्वेश्चन वगैरह, तो वहां छोड़ छोड़ के कुछ कुछ पढ़ लेते हैं। और बढ़िया देखिए, खाली गैस क्वेश्चन वगैरह से आप टॉपर थोड़ी बन सकते हैं, समझे मेरी बात को। 16,500 18,000 कम से कम लाइक कर दीजिएगा आप लोग। ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर पास करना है खाली, तब तो 2-3 ठो क्वेश्चन करके दे देंगे कि लघु उत्तरीय में 2 ठो, दीर्घ उत्तरीय में 1 गो, ऑब्जेक्टिव में 10 गो, पास हो जाइएगा। पास करना है या टॉपर बनना है, अच्छा नंबर लाना है ना। चलिए, तो प्यारे बच्चों कल क्या होना चाहिए, कल क्या होना चाहिए बताओ।